नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रिंस ठाकुर और आप देख रहे हैं प्रिंस वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 के ऊपर। तो हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है और इसका सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में क्या योगदान रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंसानों के पास काम करने के लिए कोई एडवांस टूल्स और टेक्निक्स नहीं होती थी। मोस्टली लोग या तो हाथ से काम करते थे या फिर पशुओं के द्वारा, जैसे खेती में पशुओं के द्वारा काम किया जाता था। मतलब अपने टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए मेनली नेचुरल रिसोर्सेज का ही ज़्यादा यूज़ होता था। जैसे जैसे सिविलाइजेशन के पास बेसिक नीड्स पूरी होती गई, तो जैसे ब्रिटेन की बात करें, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा थे। कोल वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में था, कोयला और लकड़ी। मतलब वहाँ पे लोगों के पास जैसे खेती में भी अच्छा उत्पादन था, तो लोग फ्री थे लगभग। अब कोई बंदे, मतलब लोग सिविलाइजेशन जैसे फ्री होगी तभी तो नए इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ कर पाएगी या उन्हें बना पाएगी। और दूसरा हम देखते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। पूरे वर्ल्ड में उस वक्त पे सबसे समृद्ध सिविलाइजेशन इंग्लैंड में थी, मतलब खेती में। और जैसे लोहा और कोल के भंडार भी सफिशिएंट मात्रा में ब्रिटेन में थे, तो उस कारण उनको एक एडवांटेज मिला। और 1700 के आसपास एक थॉमस न्यू कॉमन करके एक इंसान है, जिन्होंने स्टीम इंजन की खोज की, जिनको स्टीम इंजन का जनक कहा जाता है। लेकिन 1760s के टाइम, 1762 ईस्वी तक के आसपास स्टीम इंजन को काफ़ी एफिशिएंट बनाया, तो वो बनाया जेम्स वॉट ने। मतलब स्टीम इंजन को फिर जैसे माइंस में, फैक्ट्रीज में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किया गया, तो उस लायक जो बना वो बना जेम्स वॉट की वजह से। तो अब हम जानेंगे कि स्टीम इंजन बेसिकली है क्या। स्टीम इंजन में मेनली क्या होता है कि बॉयलर होता है। जैसे कोल से उस बॉयलर को हीट किया जाता है, तो उस बॉयलर में पानी डाला जाता है। अब पानी भाप में तब्दील होगा। आप देखते होंगे कुकर है घर में, तो जब कुकर में भाप बनती है तो कुकर हिलने हिलने लगता है बेसिकली। तो वैसे ही स्टीम इंजन भी जब कोल से हीट किया गया तो भाप जब प्रोड्यूस हुई तो उसी भाप को कन्वर्ट करके सिलेंडर में डाला गया। सिलेंडर यानी इंजन के सिलेंडर ब्लॉक्स जैसे होते हैं। तो उस सिलेंडर में जब वो भाप गई, तो मतलब कंप्रेस करके, जैसे वो पिस्टन से जुड़ी हुई थी, सिलेंडर में पिस्टन लगा था, तो उस भाप ने पिस्टन को मूव किया, मतलब पिस्टन को घुमाया। और पिस्टन जो था वो एक पतली सी कनेक्टिंग रॉड से पहिए से कनेक्ट था, तो उस पिस्टन ने पहिए को घुमाया। जब पहिया घुमा तो पहिया रेल से कनेक्ट था, पहिए ने रेल को घुमाया और रेल ने हम लोगों को घुमा दिया, हमारी सिविलाइजेशन को घुमा दिया। तो में यूज़ किया गया, तो लगेज, एक भारी मात्रा में लगेज एक से दूसरे स्थान पे ले जाना संभव हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लैंड में पहले से जैसे लोहे के काफ़ी अच्छे भंडार थे, तो रेलवेज़ की जो पटड़ियाँ होती हैं वो इजीली बन पाई एंड इंग्लैंड को काफ़ी हेल्प हुई। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इंग्लैंड में ना टेक्सटाइल में बहुत बूम हुआ, खासकर इंग्लैंड के मानचेस्टर शहर से। तो मानचेस्टर में क्या हुआ कि जो स्टीम इंजन था, अब उसमें क्या हुआ था कि उसको एक स्पिनिंग जेनी करके एक मशीन आई थी, जो कि हारग्रेव्स करके एक इंसान है, उन्होंने बनाई थी। उसमें क्या था कि पहले हस्तकला से ही कपड़ा बनता था, तो 1 मीटर कपड़ा बनाने में लगभग मोटा मोटा मान के चलो कि 5 से 7 दिन लग जाते थे। और उसमें क्योंकि एक ही स्पिंडलिंग होता था, अब घुमाना पड़ता था ना कपड़ा। आपने देखे होगे ट्रेडिशनल मशीन्स की कपास से, जैसे मतलब कैसे कपड़ा बनाया जाता था। तो स्पिनिंग जेनी करके मशीन बनी, उसमें 8 से 16 स्पिंडलिंग लगाए गए। तो 8 से 16 स्पिंडलिंग का मतलब है कि 100 मीटर कपड़ा एक एक दिन में बनने लगा। अब इंग्लैंड में इतना ज़बरदस्त बूम हुआ कपड़ों का कि अब जहाँ पे कपड़ा ज़्यादा हो जाता है वहाँ से फिर एक्सपोर्ट होता है। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए और अनदर कंट्रीज़ में गए। अब क्या हुआ कि इंडिया में थोड़ी, मतलब कपड़ा बनाने के लिए कपास तो चाहिए होता है ना, तो कपास, कच्चा कपास इंडिया से ले जाते थे और इंग्लैंड में कपड़ा बनाते थे। और फिर इंग्लैंड से अदर कंट्रीज़ में भी कपड़ा बेचते थे और इंडियंस को भी कपड़ा बेचते थे।
अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी की लैक के कारण, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत देश गुलाम हुआ। अब जैसे इंग्लैंड कहाँ से, मतलब मेन चीज़ क्या होती है? पैसा। पैसा इंग्लैंड के पास कहाँ से आने लगा? टेक्नोलॉजी से, यानी कपड़ों से। जब स्टीम इंजन स्प्रेड होने लगा वर्ल्ड वाइड, इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी थी ना, मानचेस्टर में तो बूम हुआ। तो उस करके आप देखोगे कि इंडिया में अंग्रेज़ों की फौज राज करने के लिए नहीं आई थी। बेसिकली एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मुख्यतः कपड़ों का व्यापार करती थी। तो आप खुद सोचो यार, कपड़ों का व्यापार करने कंपनी आई है और कुछ हज़ार लोग ही इंग्लैंड से भारत आए थे, और काफ़ी समय तक वो हज़ार लोग ही रहे, कुछ हज़ारों लोग ही रहे, फिर हज़ारों से कुछ लाखों, 2-3 लाख लोग के आसपास ही अंग्रेज़ थे इंडिया में। और उन्होंने करीब करीब उस समय की मतलब पॉपुलेशन देखी जाए तो माना जाता है कि 20-25 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन थी। उसको गुलाम बनाया कुछ हज़ार लोगों ने, लाख तो फिर बाद में हुए। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, जस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि पैसा तो इंग्लैंड में आने लगा ना थ्रू टेक्सटाइल। तो अब क्या हुआ कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में एक मैस्लो हायरार्की थ्योरी है, आपने पढ़ी होगी। मैं तो उसमें क्या होता है कि बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फिर सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड अदर नीड्स होती हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक नीड्स होती हैं ना, वो होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। और उस समय संसार की सबसे बेसिक नीड्स, जैसे कि कपड़ा, तो कपड़ा तो थी। आपने देखा होगा गांधी जी को, जब वो 1915 में पूरा भारत भ्रमण किया उन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु रामकृष्ण गोखले के कहने पे, तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा पूरे भारत में लोगों के पास, 90% जनता के पास, 90 से 95% जनता के पास पूरे कपड़े शरीर पे पहनने को नहीं है। तो उस समय उन्होंने सोचा कि अगर मैं जैसे मतलब फॉरेन कंट्री से आया हूँ तो सूट बूट में चलूंगा तो लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे। तो वो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उन्होंने कपड़े त्याग दिए, शरीर के ऊपर के वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि आधी से ज़्यादा कंट्री के पास, 90 से 95% लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने। तो गांधी जी ने भी, ताकि मैं रिलेटेबल लगूं, जनता को अपने साथ जोड़ पाऊं, कनेक्ट कर पाऊं, यही उनकी सबसे बड़ी पावर थी। तो अब कपड़ों की कमी तो थी, और अगर लोगों के पास कपड़े होते भी थे तो कुछ ही कपड़े होते थे। तो पूरे, सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं थी, अदर कंट्रीज में भी प्रॉब्लम थी, और इंग्लैंड के पास एडवांटेज था। समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में आई। तो इसीलिए गांधी जी ने एक वो आंदोलन किया था, जिसमें ब्रिटिशर्स मतलब कि जो कपड़े थे वो जलाए गए थे, और उनको बाइकआउट करने के लिए खादी के वस्त्रों का, जो देश के खुद बनती है, मतलब इंडिया में बनती थी, भारत में बनती थी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। उससे क्या होगा कि इंडिया के पास पैसा आएगा, क्योंकि इंडिया के जो हस्तकार थे, मतलब जो कपड़ा बुनाई वाले लोग थे जितने, वो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो ठप हो गई थी ना, क्योंकि यार अंग्रेज़ों का राज था। जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी की कमी थी, यहाँ पे लोग हाथ से लगे थे, वहाँ पे लोग मशीनों से लगे थे, एंड दैट्स इट। तो मेरा ये मानना है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, जिसका एडवांटेज इंग्लैंड को मिला और इंडिया कहीं ना कहीं लैक कर गया, तो उस कारण भारत गुलामी की शाखाओं में बंधा। ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 की पूरी हिस्ट्री। आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में, जो कि एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0, जो कि कंप्यूटर इरा से रिलेटेड है। उसमें कंप्यूटर्स बने थे, जैसे पहले कंप्यूटर होते थे गाइस 3,000 kg के आसपास, मतलब 3-4 टन वेट होगा, 15,000 से 18,000 ट्यूब्स लगी होगी, वैक्यूम ट्यूब्स उसमें ऑपरेट करने के लिए। तो इंजीनियर सोचते थे कि वो चलेगा या फटेगा, बॉम्ब बन रहा है। तो 1940s के टाइम के आसपास की बातें हैं। एंड उसके बाद एलन ट्यूरिंग के क्वेश्चन से एआई, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, एआई ऑटोमेशन के बारे में हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें क्या हुआ कि एलन ट्यूरिंग 1950 में एक बंदा था, उसने पूछा था कैन मशीन्स थिंक, क्या मशीन सोच सकती हो? और जस्ट यही क्वेश्चन था जिसने नींव रखी थी एआई की। फिर 1956 में 4 बंदे बैठे थे, जिसमें गॉडफादर ऑफ एआई उनको कहा जाता है, जॉन होवर्थ का उसमें मुख्य रोल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यार जो दिमाग है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें किसी बड़े का दिमाग नहीं बनाना है, हमें बनाना है बच्चों का दिमाग, मतलब जो कंटिन्यूसली सीखता रहे। इसलिए एआई कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहा है, और यही इसकी सबसे डेंजरस और फैसिनेटिंग
टेक्निक है जिसके कारण एआई इतनी बूम पे पहुंचा टिल नाउ। तो धीरे धीरे अगले पार्ट्स में मेरे ये वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ गाइस, इफ़ यू लाइक इट शेयर इट।